हेलो छात्रों, 64वीं मुख्य परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी सफल हुए हैं उनके लिए भी, इंटरव्यू के लिए, और जो 63वीं की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं और जो 66वीं की जो परीक्षाएं पीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब को दिमाग में रखते हुए मैं टॉपिक वाइज भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में वीडियोस बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। इसको बहुत केयरफुली आप इसको देखेंगे, कई बार सुनेंगे तो आपका वो सेगमेंट तैयार हो जाएगा। आज जो सबसे बर्निंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो सबसे विकट समस्या बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में है, जिसको प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को भी उन्होंने जब संबोधन किया था तो इस बात की चर्चा की थी, और वो है जल संकट। ये जो पानी का संकट है ये सबसे बड़ा संकट है, और कई लोगों ने जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उन्होंने तो कहा कि अगला जो विश्व युद्ध होगा संभवतः पानी को लेकर ही होगा। यानी पीने के पानी का जो संकट है वो ज़बरदस्त संकट के रूप में विश्व में उभर रहा है। अगर यूनेस्को की जो रिपोर्ट देखें तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित कई देश इस समस्या से गुजर रहे हैं, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में कही है कि वर्ष 2050 तक भारत में जो जल संसाधन होंगे वो 40% उसमें कमी आ जाएगी। सोच सकते हैं 2050 तक जनसंख्या में शायद हम सबसे ऊपर होंगे और पानी 40% कम होगा, तो पानी के लिए कितना संघर्ष करना होगा। तो इसलिए सरकार को इसके लिए स्पष्ट नीति बनानी होगी। इसके पूर्व में सरकार कभी भी जल संकट को लेकर के इतनी स्पष्ट नीति नहीं रही, जिसका ही परिणाम हम लोग को आज भुगतना पड़ रहा। तो कहीं भी इस सजगता, कई राष्ट्र तो सजग हो चुके तो उनके अच्छे परिणाम आए हैं। भारत ने भी अब इस पर ही और ध्यान देना शुरू किया है। तो आप इसको मैं हर एक कारणों पर उसके विश्लेषण करूंगा, मैं जाऊंगा। देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए जल की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वो तेज़ी से घट रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 में 1820 घन मीटर था प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, जो 2011 में 1545 घन मीटर रह गया है। और जो उन्होंने भविष्यवाणी की है आंकड़े कि 2025 तक यह 1341 घन मीटर हो जाएगा, और 2050 तक 1140 घन मीटर ही मात्र पानी प्रति व्यक्ति उपलब्धता रह जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने एक बोलिए कि इस संकट को ध्यान में रखते हुए जल मिशन के तौर पर जल जीवन मिशन एक बनाया है, और इस योजना को क्रियान्वित करने का जो लक्ष्य रखा गया है कि प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध कराई जाए 2024 तक। तो 2024 तक हर एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी कम से कम 55 लीटर पानी मुहैया कराने की बात की गई, और कई वृहत योजनाएं बनाई गई। मैं उन सब पे आऊँगा। इसकी मुख्य वजह क्या रही? तो इसके मुख्य वजह पानी की कमी तो है ही, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो वजह है उसके कुशल प्रबंधन की रही है। प्रबंधन में कहीं ना कहीं कमी है, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। पानी को लेकर के सरकारें कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई, बड़े बड़े बांधों का निर्माण ही केवल किया। इससे जो फ़ायदे कम हुए और नुकसान ज़्यादा हो गया। जितने भी बांध बड़ी परियोजनाएं थी, विस्थापित जो लोग थे उनकी अलग समस्या हो गई, और जल विकास जो परियोजनाएं हैं उसके चलते मिट्टी के कटाव, पानी के जमाव जैसी समस्या भी तेज़ी से बढ़ी। विश्व भर में
अगर देखें तो बिना साफ पानी से के गुजारा करने वाले लोगों की संख्या 84.4 करोड़ है। आंकड़े ध्यान में रखिएगा, 84.4 करोड़ लोग बिना पानी के, बिना पानी के गुजार रहे हैं, जिसमें 16.3 करोड़ भारतीय। समझ सकते कितनी बड़ी जनसंख्या जो है वो बिना पानी के हमारे यहाँ जी रही है। 16.3 करोड़ लोग। शहरों में ये समस्या और विकराल रूप धारण करती जा रही, ठीक है। और अगर आप भारत के संदर्भ में पूरा देखें तो उत्तर भारत में समस्या बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन इन दिनों दक्षिण भारत में समस्या बहुत तेजी से उभरी है। उसके कारण सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण है उसका बढ़ना है। शहरीकरण की वजह से आप देखेंगे अपार्टमेंट्स और तमाम बड़े बड़े मॉल्स ये सब बनते चले जा रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड्स को धीरे धीरे कम होता चला जा रहा, और इस ओर हम लोग ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं। प्रगति का मापक यही अवसंरचना का विकास मानते हैं। तो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है उतना ही ज़्यादा गाँवों का विलय होता चला जा रहा है, गाँव समाप्त होते जा रहे हैं। और आप देखें कि बेंगलुरु जैसा शहर जो सबसे विकसित अभी आप मानते हो शहरों में आता है, उसकी गजब की विकट समस्या है। 70% जो गांव हैं वो अब समाप्त होते चले जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि तालाबों की संख्या आप देखेंगे तो उसमें भी तेजी से घट रही। पहले तालाब वहाँ दक्षिण भारत में बहुत हुआ करते थे। अकेले आप देखेंगे तो फैक्ट्रियों के जो कचरे और तालाबों में जो जहरीलापन बढ़ता चला जा रहा है, उसमें 1970 के दशक में बेंगलुरु में 300 तालाब हुआ करते थे, जो अब घटकर मात्र 180 रह गए हैं, वो भी प्रदूषित है। तो आप देख रहे हैं तेजी से हम लोग उस क्षेत्र में पीछे चलते चले जा रहे हैं, और भूमि का जल स्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। कमोबेश जो बेंगलुरु वाली समस्या, ये तमाम जगह समस्या। आप चले महाराष्ट्र में वही समस्या है, ठीक है। आप चले जाएं तमिलनाडु में वही समस्या, पूरी तरह गहराती चली जा रही है समस्या। और सबसे ज़्यादा तो समस्याएं कहाँ है? जो नदियों के किनारे बसा हुआ है। जितने भी नदियों के किनारे वाले शहर हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित वही है, वही सबसे ज़्यादा प्रदूषित पानी पी रहा। कभी देखिए कि वो सभ्यता का वरदान साबित होता। सभ्यता वहीं बसती थी नदियों के किनारे, वरदान साबित होता था नदी। आज स्थिति है कि जो नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं वो सबसे अधिक प्रदूषित। तो इस पर जो है वो स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है, और बनाई भी जा रही। अब भूमिगत जो जल दोहन है, इसमें भारत दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। भारत पानी की 80% से ज़्यादा भूमिगत जल से, यानी कि भूमि के अंदर जो भूजल है उसी से, भूगर्भ से ही प्राप्त करता है। और उस जल में भी प्रदूषण होता चला जा रहा है। उसके कई कारण हैं। आप देखेंगे जितने भी नदियां तो प्रदूषित हैं ही, आप जितने भी वर्षा का पानी है, अब वो खेतों में इतने रसायन आप डालते हो, वही रसायन जो है रिस कर करके नीचे जाता है भूमिगत में, और उसके वजह से और प्रदूषण हो रहा है। बिहार में और विकट समस्या, मैं बिहार पर आऊँगा, अरे भारत के संदर्भ में देख रहा हूँ। अब इन समस्याओं के लिए क्या समाधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो मैं एक एक करके आता हूँ। जो पहला है कि पानी की सहज उपलब्धता के लिए सबसे पहले हमें वर्षा के जल को संरक्षित करना पड़ेगा। ये वाटर जो कंजर्वेशन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और हेवी वाटर जो कंजर्वेशन है उसी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितना हेवी रेन जो हो रहा है, इसको हेवी रेन हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, इस पर ही ध्यान रखना है हमको कि जो वर्षा का पानी इसको कैसे संरक्षित रख सकते हैं। तो इसी योजना के तहत तालाबों को पुनः जो है, जिसको हम लोग तालाब और कुआं से दूर हो गए थे, परंपरागत आहार पैन तालाब
इन सब चीज़ों को भर भर कर करके हम लोग रोड बना दिया। गांव में भी जितने पैन आहार थे उसको भर करके रोड बनाना शुरू कर दिया। इससे आप देखेंगे सबसे विकट समस्या उत्पन्न हो गई। तो अब जो है फिर से वापस हम लोग लौट रहे हैं, तालाबों को खुदाई करके तालाब पुनः जो है शिल्टेड हटा करके उसमें पानी, वर्षा का पानी संग्रहित करने की कोशिश की जा रही। दूसरा कि जो आप देखेंगे कि जितने भी तालाब और तमाम है, इसके किनारे किनारे सघन वनारोपण करने की व्यवस्था की गई। नदियों के किनारे किनारे ब्रायोफाइटा जगत के पौधे भी लगाए जाएं। इससे न केवल बाढ़ पर नियंत्रण होगा बल्कि वाटर कंजर्वेशन भी होगा। जो ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा होता है वो पानी को कंजर्व ज़्यादा करता है, वो सोख सकता, तो भूमिगत जल में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे सघन वनारोपण करने के कार्य वो शुरू भी कर दिए गए। ठीक है, मैं उस पर आऊँगा। तीसरा जो है, नदियों और दूसरे जल स्रोतों के कटाव को रोकने के लिए न केवल पौधे लगाए जाएं बल्कि उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए। तो राज्य सरकारें इस पर सजग हो रही है, सुरक्षा के लिए वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं। और केवल जल जागरूकता से भी ये काम हो रहा है, सब लोगों को इसके अवेयर कराना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए इतना अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया कि सारे लोग स्वच्छता को एक जन जागरूकता के तहत उसको ले लिया, इसी तरह से इसको भी किया जा रहा है जन जागरूकता के लिए। इसीलिए देखिएगा हमारे मुख्यमंत्री ने भी जो नीतीश जी हैं उन्होंने भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया इसमें। उन्होंने जल जीवन हरियाली, ये बिहार सरकार का योजना है, उन्होंने लागू किया। हालांकि अब दोनों जल जीवन मिशन और जल जीवन हरियाली, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों योजनाओं को मिला करके और उन्होंने एक बृहत योजना बनाई है और उसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भूमिगत जल के दोहन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए जल एवं बिजली की बचत करने के लिए किसानों को नगद इनाम देकर पुरस्कृत करने की व्यवस्था करना की ओर काम कर रहे हैं। कि देखिए पंजाब का जो इलाका है उसमें बहुत सिंचाई के लिए जो भूमिगत जल है उसका प्रयोग किया जाता और उसमें बिजली भी खर्च की जाती है। तो इसको हतोत्साहित करने की बात की जा रही है। और पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उनको कहा जा रहा है कि जो जल आधारित जो फसल है, खासकर धान, उन सब को से थोड़ा उनको विमुख करने का बात किया जा रहा है कि आप थोड़ा इससे कम कीजिए। बेहतर है कि आप जो है वैसे फसल को लगाइए जैसे मक्का हुआ, जैसे सोयाबीन हुआ। ऐसे जल विरल फसलों का उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की बात की गई, सब्सिडी देने की बात की जा रही कि उस ओर प्रोत्साहित करें। और इधर बिहार और यूपी में इसको बढ़ाने की बात की जा रही कि वो उधर का इलाका में जहाँ पे नदियों के किनारे जो जल वाला ज़्यादा है क्षेत्र है, उधर इसको जल को नदी जोड़ो परियोजना कर दीजिए। इस पर भी काम करने की बात की जा रही है कि इससे जो है जल का वितरण जो है वो नदियों में समान रूप से हो पाएगा, तो बाढ़ का पर भी नियंत्रण हो जाएगा और तमाम जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उस पर भी हो जाएगा। बिहार के लिए तो वरदान साबित हो सकता है नदी जोड़ो परियोजना। इस पर काम करने की आवश्यकता है, सरकार को इस पर बिल्कुल जोर देने की आवश्यकता है। सरकारें इस पर काम नहीं कर पाई, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुआ। अगर इस पर ज़्यादा सजगता बरतें तो शायद ये लॉन्ग टर्म के लिए काम हो सकेगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका पट्टी में गन्ने की खेती को नियंत्रित करके, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला रीजन वहाँ गन्ना का खेती बहुत होता, अब उसको उत्तर और जो बिहार है और उत्तर प्रदेश है उस ओर फिर से शुरू करवाने की बात की जा रही है, इसे सघन रूप से करवाने की बात की जा रही है। और ये तो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं जो है उसकी क्रियान्वित करने की बात की जा रही है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम है उसकी बात की जा रही है। अब मैं आता हूँ बिहार के ऊपर। बिहार सरकार ने जहाँ तक सवाल है प्रदूषित पानी और भूमिगत जल के संबंध में, तो उन्होंने एक बड़ी वृहत योजना बनाई, जल जीवन हरियाली। ये इसलिए बनाई कि इसके पहले जो रिपोर्ट आई
कि बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में पानी पीने के योग्य पानी नहीं है। पीने योग्य पानी 38 जिलों में, 37 जिलों में पानी पीने योग्य नहीं। आप समझ सकते हो। कहते हैं कि इसमें अलग अलग जगहों पे इसमें फ्लोराइड युक्त पानी है, कहीं कहीं आर्सेनी युक्त पानी है, कहीं आयरन युक्त पानी है। तो जिलों का अलग अलग वर्गीकरण करके उन्होंने बताया कि इस जो क्षेत्र है, नदियों के किनारे वाले जितने जिले हैं वो सब आर्सेनिक से प्रभावित हैं। दक्षिण बिहार के जितने जिले हैं, गया और तमाम औरंगाबाद से जितने जिले हैं, ये तमाम जिले फ्लोराइड युक्त पानी से ग्रसित हैं। और तमाम अन्य जो 7-8 जिले हैं वहाँ आयरन युक्त पानी से। तो ये जो 37 जिला, ये सब प्रदूषित पानियों से। तो जो पूर्वी बिहार है वो आयरन युक्त पानी से। भूजल में जो आर्सेनिक है, इसके संक्रमण से क्या, तो कैंसरस जो संख्या है मरीजों की, वो तेजी से बढ़ती जा रही है बिहार में आर्सेनिक की वजह से। और जिस वजह से आप विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि एक रिपोर्ट आई और जिससे WHO ने भी पुष्टि की कि जो गॉल ब्लाडर के कैंसर हैं वो बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उसका पूरा कारण आर्सेनिक युक्त पानी ही है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी ओर जो फ्लोराइड संक्रमित दक्षिण बिहार है, उसमें फ्लोरोसिस नामक जो बीमारी है वो तेज़ी से बढ़ी है। और हड्डी संबंधित जितने भी टेढ़ेपन और तमाम हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ये रोग है, वो दक्षिण बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। गया और तमाम जो देख रहे हैं उधर फ्लोराइड युक्त पानी, और दांतों पर आप पीलापन देखेंगे, तमाम देखेंगे, ये सब पानी फ्लोराइड युक्त पानी का ही परिणाम दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इन सब जो क्षेत्र है, जो गंभीर भू संकट, जल स्तर जो नीचे जा रहा है, तो जो मिथिला का जो क्षेत्र है वो 2019 में गंभीर जल संकट के रूप में आया। जलाशयों के सूखने का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो न केवल मनुष्य के पानी पीने पर पड़ा, बल्कि मछली उत्पादन, मखाना उत्पादन, सब पर दुष्प्रभाव पड़ा। ठीक है, और पालतू जो पशु हैं उनके भी चारे की उपलब्धता वो भी घटती चली गई। जल की कमी से जलीय जैव विविधता वो भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। ठीक है, पिछले एक दशक में अंधाधुन जो है बिहार में बोरिंग की से पूरा जो भू जल स्तर है, वो लेवल है, वाटर लेवल, वो नीचे चला गया। खासकर देखेंगे बहुजन में पटना के आसपास और कुछ जो नगर हैं उसके आसपास बहुजन मंजिली इमारत है, अपार्टमेंट है, इन सब के जगह जो डीप बोरिंग कराई गई, इससे जो वाटर और हार्वेस्टिंग सिस्टम उसका सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया, जिसकी वजह से जल स्तर वो नीचे चला गया। तो इसको और सीवेज के जो जल हैं उसके भी पुनर्चक्रण की जो बात है वो और अवसंरचना का जो विकास है उसके जरिए ही इसके उपाय किए जा सकते हैं, उसको भी करना है। तो बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली जो बनाई है, इसमें आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इसके तहत सोख्ता निर्माण, वर्षा जल संग्रहण जैसे कार्यक्रम को जोड़ा है। पुनः पारंपरिक कुओं के लिए जनता को प्रेरित किया। अब देखिए, जनता का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपसे अगर साक्षात्कार में पूछा तो आप इस पॉइंट को ही ज़्यादा उठाइएगा कि जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही। इसीलिए देखिएगा, जल जीवन हरियाली के लिए 19 जनवरी 2020 को हमारे मुख्यमंत्री ने एक जल जीवन हरियाली पर एक मानव श्रृंखला का भी निर्माण करवाया। ये जागरूकता के लिए ही था। जिस तरह से उन्होंने पहले नशापान के लिए करवाया, दहेज प्रथा वाले के लिए करवाया, उन्मूलन के लिए करवाया, इसी तरह इन्होंने जल जीवन हरियाली के लिए भी करवाया। इसकी जो शुरुआत है वो पश्चिमी चंपारण के चंपापुर, ये पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट बनता, पश्चिमी चंपारण के चंपापुर से जल जीवन हरियाली की शुरुआत
26 अक्टूबर 2019 को की गई। हालांकि करना था इनको 2 अक्टूबर को, लेकिन विलम्ब हो गया इस कार्यक्रम की। 2019 में इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण के चंपापुर से की गई। अब उसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय जन जागरूकता के लिए कैसे आया, ये भी जनता के माध्यम से ही आया। बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप दे सकते हैं इंटरव्यू में। अगर आप उदाहरण देके सिद्ध करेंगे तो वो आपको कहेगा कि ये जो परीक्षार्थी है बहुत सजग है, आपकी सजगता का परिचायक होगा। बिहार का जमुई जिला, उसके एक केडिया गांव है, केडिया गांव, उसमें जल संकट हुआ तो कृषि विभाग के लोग और तमाम लोग जो और मुख्य सचिव भी, वो सबका दौरा हुआ वहाँ पे। वो लोग यहाँ पे पंपिंग सेट और तमाम चीज़ें लगा करके कृषि का कार्य करवाया जाए। भूगत जल को मशीनों से निकाल करके, पंप सेट से निकाल करके और करें। इस चीज़ को करके करने की बात की गई कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर बोरिंग करवाई जाए। प्रशासन ने यही पहला जो है निर्देश जारी किया। किसानों ने, वहाँ के किसानों ने, स्थानीय लोगों ने इसका प्रतिवाद किया और कहे कि नहीं, ये काम हम नहीं कहेंगे, इससे हम लोग को कुआं खोदना है, इसका आप दें, परंपरागत रूप में वापस लौटने की कहा। उन्होंने कहा कि हमको आप 16 सार्वजनिक कुओं की खुदाई करने का इजाज़त दें, सार्वजनिक कुओं की। बड़ी मशक्क़त के बाद राज्य सरकार जो है मानी इस बात को और उन्हें ये दी परमिशन। और आप मानेंगे इस बात को, इतना सफल रहा कि राज्य सरकारें उत्प्रेरित हो गई और ये मॉडल के रूप में जैविक ग्राम घोषित किया गया। और ये पूरे बिहार में इसका प्रयोग किया जा रहा है कि जितने तालाब हैं, जितने कुआं हैं, आहार पाइन है, इसके सिल्टेड को हटाया जाए। इस देखिएगा, इस लॉकडाउन के समय में बिहार सरकार ने मनरेगा के तहत ये बहुत सारे कार्यक्रम किए, नियोजित किए गए। बहुत लगभग 2 करोड़ लाख जो है 2 करोड़ श्रम जो है सृजन किए गए इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो बहुत इसमें भी काम हुआ। जहाँ जहाँ गांव में ये काम कराना था उन्हीं से श्रम कराया गया और इसे तालाब खुदवाए गए, कुआं खुदवाए जा रहे हैं। तो इन सब में नियोजित भी हो गए और साथ साथ जो है सरकार के अपने लक्ष्य भी पैदा हो गए। और न केवल यही करवाया बल्कि साथ साथ हरियाली वाली कार्यक्रम भी करवाई, वृक्षारोपण भी करवाया। तमाम तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे यहाँ पे पेड़ भी लगवाए जा रहे हैं। 2018-19 में 1.25 करोड़ 1,25,00,000 वृक्ष लगवाए गए, जबकि इस 2019-20-21 में जो हमारा है लक्ष्य है वो लगभग 2.51 करोड़ का लक्ष्य है और उसको पूरे किए जा रहे हैं। अब बिल्कुल एकदम इसको अभियान के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अभियान के तहत किया जा रहा है। सभी राज्य इस पर बिल्कुल सजग हो चुकी हैं क्योंकि पर्यावरण के प्रदूषण से सभी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक वृक्ष एक वर्ष में 20 किलो धूल सोखता है, बड़ा अच्छा आंकड़ा है, और 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है तथा 20,000 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। गर्मियों में एक पेड़ के पास सामान्य से 4 डिग्री तापमान कम रहता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, जो कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक व्यक्ति 10-10 पेड़ लगाए, तो ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 10 पेड़ लगाता है तो यानी कि 10 पेड़ की वजह से एक व्यक्ति के का जो जीवन प्रत्याशा होगी, आयु होगी, वो 7 वर्ष बढ़ जाएगी। तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता, हम लोग भी चाहते हैं। इसलिए वृक्षारोपण कर करके हम लोग अपनी औसत आयु को बढ़ा सकते हैं, यानी हम लोग जीवन प्रत्याशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी अभी जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष है, वो 75 वर्ष हो सकती है। इस लक्ष्य को हम लोग जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, एक पूरे अभियान के तहत प्राप्त करें। ठीक है।
और इसको न केवल इससे पर्यावरण संतुलन होगा बल्कि पर्याप्त जल भी प्राप्त होगा और हरित आवरण भी हमको प्राप्त होगा। तो ये बिहार सरकार की बड़ी महती योजना है, जिससे बारिश के पानी को आप संग्रहित कर सकेंगे तालाबों में, मेड़ों में, आहार पैनों में। तो ये बृहत योजना है और इसके लिए सरकार ने 3 वर्ष में जो खर्च करने की पूरी योजना बनाई है वो है 24,500 करोड़ रुपया, और जिसमें 2019-20 में 5870 करोड़ रुपया और 2021 में 9,874 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है, और 21-22 में 8,780 करोड़, यानी कुल मिलाकर 24,524 करोड़ रुपया खर्च होंगे। आप 24,500 करोड़ के आसपास लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट लिखना होगा तो 24,524 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022 तक का ये लक्ष्य है, 3 वर्षों में खर्च करना है, 2018-19, 20-21, 21-22। तो इतनी बातें इसकी थी, जिसमें आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार में जल संकट के क्या कारण है, पीने का पानी का संकट प्रशासन के लिए किस प्रकार चुनौतीपूर्ण है, या आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार द्वारा इसे निपटने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, जैसा कि सब मैंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं। यदि आपकी पदस्थापना ऐसे ज़िलों में होगी तो इससे निपटने के लिए आप क्या योजनाएं बनाएंगी या बनाएंगे, या जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत कब और कहां से हुई, ये फैक्चुअल हो जाएगा। कभी कभी फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं। जल जीवन हरियाली योजना क्या है और इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इन सब सवालों को आप तैयार कर लेंगे, मैंने वो आपको बता भी दिया। इसको इसी में उत्तर भी सब छिपा है, इसको आप इसी प्रकार बना लेंगे। और इससे संबंधित देखिए एग्जाम्सन्स में ये बहुत ही हॉन्टेड प्रश्न है, मुख्य परीक्षा के लिए भी और ये इंटरव्यू के लिए भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आएगा और इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगले सेगमेंट में कोई अलग विषय लेकर के आऊँगा, आप लोग इस पर केयरफुली सुने और जितना से ज़्यादा हो सके बच्चों को लाभान्वित करें, क्योंकि मैं बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके आप लोग को दे रहा हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, प्रशासन में हूँ तो इतना वक्त नहीं निकाल पाता हूँ, फिर भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लॉकडाउन में बहुत निराशा में चले गए हैं कि कहीं से कोचिंग में सहयोग नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसलिए मैं शूट करके भेज रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे कभी भी हतोत्साहित नहीं हो, मैं किसी न किसी रूप में आपको लाभान्वित करता रहूँ। तो जितना स्प्रेड कर सकते हैं आप सब लोग को लाभान्वित करने के लिए आप कर सकते हैं, आप करें। धन्यवाद।